हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 हम इससे पहले देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। फिलहाल लेक्चर नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट्स की, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला, और बीच बीच में हम इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने जैसे कि बोला, बीच बीच में मैं इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले टॉपिक से, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है वगैरह वगैरह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली क्या है? सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, फिर गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्टेट्स हैं मैटर की, ठीक है। लेकिन आजकल साइंटिस्ट जो हैं वो 2 और स्टेट्स की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंसंट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये तीनों स्टेट आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है क्लास 9th में। जो ये चौथी स्टेट है प्लाज्मा, और जो 5वीं स्टेट है मैटर की, बोज आइंस्टाइन कंसंट्रेट, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हल्का बहुत आपको बता दूंगा। लेकिन ये तीनों स्टेट आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। तो पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, ठीक है। देखो, कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है, ये हम कब कहते हैं? जब उसके पास डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, ये पहला पॉइंट, और सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। मतलब सॉलिड्स का शेप डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है। सॉलिड्स आपने देखे होंगे, जैसे कोई भी ठोस चीज़ ले लो, टेबल, चेयर, ये सब किस में है? सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सॉलिड के पास जो शेप है वो डेफिनेट रहती है, फिक्स रहती है, और सॉलिड के पास जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड्स हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। मतलब क्या कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम जगह होती है। जैसे यहाँ पे मान लो ये कोई सॉलिड प्लेट है, अब इसके इस हिस्से को जूम किया गया है और यहाँ पे दिखाए गए हैं इसके पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखो, जो इसके पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो खाली जगह है, जो खाली स्पेस है, वो बहुत ही कम है, ठीक। चौथा पॉइंट, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, वो बह नहीं सकते हैं। जैसे लिक्विड बह सकता है, फ्लो कर सकता है ना, पानी को आपने बहते हुए देखा होगा, ठीक है। हवा भी बह सकती है, यानी कि गैसेस भी बह सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं ये कंप्रेस नहीं किया सकते, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। जो अगला पॉइंट है ये एग्जाम्पल लिखा है इसमें, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो सॉलिड्स के, ठीक है। तो ये सारे सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई सॉलिड्स की प्रॉपर्टी बता दो, ठीक है, या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे, तब आपको वहाँ पर ये पॉइंट्स काम आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लेना और इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। कब कहेंगे हम कि कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है? 2 चीज़ें पहले देखनी है हमें। पहला क्या? लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे मान लो आपने इस बीकर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका डिज़ाइन कुछ और होगा, आप इसको फर्श पे डाल दो तो ये पानी फैल जाएगा। तो मतलब इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। याद रखना, जो इनकी शेप है लिक्विड्स की वो डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन जो इनका वॉल्यूम है, मतलब जो ये जगह घेरेंगे, वो डेफिनेट होगा। इसको आप इस बात से समझ सकते हो कि मान लो अगर ये बड़ा सा बीकर है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो आप इसको एक छोटी सी जगह में नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन ही चाहिए होगा जिसमें इतना पानी आ सके, समझ रहे हो ना। तो मतलब कि भाई जो ये जगह घेर रहा है लिक्विड, ठीक है, ये उतनी ही जगह घेरेगा, चाहे आप जहाँ भी रखो, भले इसकी शेप बदल जाएगी लेकिन ये जगह उतनी ही घेरेगा। मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स है, डेफिनेट है, ठीक। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप एक छोटे से चम्मच में इतना सारा पानी भर दोगे, है ना, क्योंकि इतना सारा पानी एक छोटे चम्मच में नहीं आएगा, इसका जो वॉल्यूम है ये उतनी ही जगह लेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। लिक्विड के एग्जाम्पल आप सोच सकते हो यार,
वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, सब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझो, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इस हिस्से को जूम करके दिखाया गया है, मान लो यहाँ पे पानी है या कोई और लिक्विड है, तो इसको जूम करके दिखाया गया है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है ये इंटरमीडिएट स्पेस होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बोला गया है, इसके कहने का मतलब है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है ये सॉलिड्स के पार्टिकल के मुकाबले ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले कम होता है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, बीच में आ रहा है, ये सॉलिड से ज़्यादा स्पेस, गैसियस पार्टिकल से कम स्पेस, ठीक। अगला पॉइंट है लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड्स भी याद रखना ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है अपने पास, गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट की खास बात क्या है कि इनके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप नहीं होती क्योंकि गैसेस भी फैल जाएंगी, ठीक है, और वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि इनको कंप्रेस करके हम इनके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, प्रेशर कम करोगे तो फिर ये फैल के ज़्यादा वॉल्यूम घेर लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो इस गुब्बारे में जो हवा भरी हुई है, ठीक है, यही हवा आप एक बहुत ही छोटी जगह में भी रख सकते हो अगर आप वहाँ पे प्रेशर बढ़ा दो, क्योंकि फिर वो हवा सिकुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले था यानी कि लिक्विड, वहाँ पर क्योंकि आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो उसका वॉल्यूम फिक्स था, है ना। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, किस केस में, गैसियस स्टेट के केस में, ठीक है। अगला क्या है, गैसेस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, मतलब देखो इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक। अगला क्या है, गैसेस कैन फ्लो, गैसेस भी फ्लो हो सकती हैं, तो आप जानते ही हो, ठीक है। गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, इनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो और कंप्रेस करने से इनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसीलिए इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो नो डेफिनेट वॉल्यूम वाला पॉइंट है और हाईली कंप्रेसिबल है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक। अगला क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एयर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट के एग्जाम्पल। तो ये तो यार 3 बेसिक स्टेट्स थी, ठीक है, जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना था, हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लिया, ठीक है। इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे आप इनमें डिफरेंस भी बता सकते हो। लेकिन जो चौथी स्टेट है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहिए, वो है प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लाज्मा है इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, दिस स्टेट प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, मतलब जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, इसमें सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। होता क्या है कि इसमें मेनली आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कब अचीव होता है ये, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि सन वगैरह में या स्टार्स वगैरह में, ठीक है। जो ये ग्लो होता है वो मेनली प्लाज्मा के कारण होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये जो इनके अंदर की गैसेस हैं आयनाइज होकर चमकने लगती हैं जो कि प्लाज्मा को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो प्लाज्मा है ये स्टार्स में, सन में या किसी ग्लोइंग चीज़ में होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैसेस, द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जो ये ट्यूब लाइट्स होती हैं फ्लोरोसेंट वाली, ठीक है, या फिर नियॉन गैस बल्ब्स होते हैं, उनमें प्लाज्मा बनता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ पे गैसेस आयनाइज होकर प्लाज्मा के रूप में आ जाती हैं और इसीलिए वो ग्लो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको अभी क्या बताया कि सन और स्टार्स, जो ये ग्लोइंग मैटर आपको दिख रहा है, ग्लोइंग पार्ट दिख रहा है, ये मेनली क्या है, इसमें प्लाज्मा है। अब इनके अंदर प्लाज्मा क्यों बन रहा है आप समझ सकते हो, क्योंकि प्लाज्मा बनने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और हमें पता है कि सन या स्टार्स ये सब जो चीज़ें हैं इनमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज रखो, डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। अगला क्या है, अगला है बोज आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। बोज आइंस्टीन कंडेंसेट या शॉर्ट में इसको BEC भी बोला जाता है। ये क्या है, इसको कंसीडर किया जा रहा है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरह, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, उन्होंने इसकी थ्योरी दी थी सबसे पहले, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने। अब जब उन्होंने ये थ्योरी पब्लिश करानी चाहिए तो
उनकी थ्योरी किसी ने पब्लिश की नहीं थी, ठीक है। तो मजबूरन उन्हें आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी थी जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी उन्हें पूरी एक्सप्लेन की थी। तो साइंटिस्ट जो थे ये, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सत्येंद्र नाथ बोस के इस काम से काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने दुनिया के सामने इनकी इस थ्योरी को रखा, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी पब्लिश हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसे हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया है, इसीलिए इसमें दोनों का नाम आ रहा है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से लिया गया है बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से लिया गया है आइंस्टीन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट क्यों बोला जा रहा है इसका मतलब समझ लो। देखो यहाँ पर ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे अचीव होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये स्टेट ऑफ मैटर है इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 केल्विन, या फिर इसको आप सेल्सियस में बोलो तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट जीरो का ये मतलब होता है यहाँ पे कि आप इससे ज़्यादा लो टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में जो सबसे लो टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है वो है 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा मैं, 0 डिग्री केल्विन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतने ठंडे पे कोई भी चीज़ कंडेंस हो जाती है, बहुत ही ठंडी होके जम जाती है, तो इसीलिए इसके नाम में क्या लग रहा है, कंडेंसेट, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से बोस लिया गया है, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से आइंस्टीन लिया गया है, और ये स्टेट बहुत ज़्यादा ठंडा होने पे प्राप्त होती है, यानी कंडेंस हो जाती है कोई भी चीज़, इसीलिए कंडेंसेट बोला गया, ठीक है। तो इसी स्टेट का नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इतनी बात समझ में आ गई। अभी के लिए आप इतना ही इसके बारे में जानो, और आपको जानना है तो आप इंटरनेट पर रिसर्च कर लेना इसके बारे में। कंप्यूटर से जो विजुलाइज किया गया है उसकी कुछ इमेजेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अभी इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही, क्योंकि अभी मैं 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 9th के लेवल पे, ठीक है, अभी आपको इतना ही बताऊँगा मैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है अभी हमें सीखना है जो, वो है कैन मैटर चेंज स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है यस, हाँ, ठीक है। मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, मेनली 2 तरीक़ों से, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से या प्रेशर को चेंज करने से, ठीक है, इन 2 तरीक़ों से जो मैटर हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो पहले बात करते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर को चेंज करने से कौन सी स्टेट किस स्टेट में बदलती है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, इस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैसियस स्टेट, ठीक है। अब कोई भी सॉलिड स्टेट है अगर, और उसको आप हीट करते जा रहे हो, तो हीट देने से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं आइस का। आइस यानी बर्फ़ सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है, उसको आप हीट दोगे तो पानी में बदल जाएगी। पानी कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। और अगर आप लिक्विड स्टेट में आए हुए पानी को और ज़्यादा हीट दो तो वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा। मतलब सॉलिड स्टेट को हमने टेम्परेचर दिया, हीट दी, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी, मतलब सॉलिड स्टेट को हमने हीट दी तो लिक्विड स्टेट में चेंज हुई, इसको हमने हीट दी तो गैसियस स्टेट में चेंज हुई। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ गैसियस स्टेट में उसको आप कूल करोगे लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। जैसे जो गर्म पानी की भाप होती है, जब वो ठंडे बर्तन से टकराती है तो वापस से पानी की बूंदें बन जाती हैं कंडेंस होके। तो मतलब गैसियस स्टेट को कूल करने पे वो किस में आ रही है, वापस से लिक्विड में। अब लिक्विड को और ज़्यादा कूल करोगे तो किस में आ जाएगा, सॉलिड में। जैसे हम फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे बर्फ़ बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है उसकी कूलिंग होती है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, बर्फ़ के रूप में आ जाता है। समझ में आ गया। तो ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट जाने में क्या करना पड़ेगा और लिक्विड से सॉलिड में जाने क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये था बाई चेंजिंग दी टेम्परेचर। अब बात करते हैं अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तब क्या होगा, बाई चेंजिंग प्रेशर। आपको याद रखना है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड तो कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, तो प्रेशर का अप्लाई मेनली किस पे किया जाता है, गैसेस पे, क्योंकि गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो आप याद रखना, अप्लाइंग मोर एंड मोर प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ाते जाएं गैसेस के ऊपर और वहाँ पे टेम्परेचर कम करते जाएं, ये दोनों चीज़ें करें तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आते हैं एलपीजी के,
तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब वो पेट्रोलियम गैस ही थी लेकिन उसको लिक्विफाई किया गया है, क्योंकि इसको छोटे से सिलेंडर में भरना है। वो सिलेंडर आपका कई दिन तक चल जाता है। अगर वहाँ पे बहुत सारी गैस कंप्रेस करके नहीं भरेंगे तो फिर तो उतने में थोड़ी सी गैस आएगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई करके और कूलिंग करके जो गैसेस होती हैं पेट्रोलियम गैसेस, उनको लिक्विफाई किया जाता है और सिलेंडर में भर के आपके घर तक पहुँचाया जाता है। इसीलिए उनका नाम होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एलपीजी की और सीएनजी की एग्ज़ाम में, तो याद रखना है आप। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, चलिए अब देखो इंटर कन्वर्जन स्टेट का ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में पूछा जाता है कि जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है उसका ट्रायंगल डायग्राम को समझाओ, या फिर इनमें से किसी एक की डेफिनेशन पूछ लेंगे। इसको ट्रायंगल क्यों बोला जा रहा है? देखो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि भाई ये जो ट्रायंगुलर डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। पिछली बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था सीबीएसई के क्लास 9 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में बदलेगा कोई सब्सटेंस, तो उसके बेस पे नाम रखे गए हैं। जैसे मान लो कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है, और सॉलिड से पिघल के वो लिक्विड में बदल जाती है। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए देखो इस तरफ एरो जा रहा है, यानी हम क्या बोलते हैं उसको? फ्यूज़न बोलते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? फ्यूज़न। और इसका उल्टा, यानी कि अगर कोई चीज़ लिक्विड है और वह सॉलिड बन गई तो वो सॉलिडिफिकेशन कह रहा है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो बर्फ़ थी, बर्फ़ सॉलिड स्टेट में थी, पिघल के बन गई पानी, तो वो सॉलिड से लिक्विड बनी है तो उसको हम बोलेंगे फ्यूज़ हुई है बर्फ़। और इसी तरह से जो पानी है आपने फ्रिज में रख दिया, वो फिर से बर्फ़ यानी सॉलिड बन गया, तो हम बोलेंगे वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुआ है पानी का बर्फ़ के रूप में। आगे बात समझ लें। चलो इसी तरह से देखो यहाँ पे वेपराइजेशन है, मतलब लिक्विड अगर गैस में बदलेगा तो वेपराइजेशन कहेंगे, गैस से लिक्विड में बदलेगा तो कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना। सॉलिड अगर बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए तो उस फिनोमिना को बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रहे आपको, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? गैस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, फिलहाल एक बार ये बता दूं डिपोजिशन क्या होता है। डिपोजिशन इसका उल्टा है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट किस में चेंज हुआ है? सॉलिड में, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमें लिखनी कैसे है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गई, बट लिखना कैसे है? सबसे पहले फ्यूज़न। फ्यूज़न मैंने अभी आपको बताया था, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूज़न, ठीक है। मतलब अगर कोई सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि वो फ्यूज़ हो रहा है, फ्यूज़न बोलेंगे उसको, ठीक। इसी तरह से सॉलिडिफिकेशन इसका उल्टा है। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू ए सॉलिड स्टेट इज बाय कूलिंग इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया, लिक्विड था यानी पानी, बर्फ़ बन गया, सॉलिड बन गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जिसके बारे में आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? याद रखना बहुत अच्छे से, इसको समझ लेना। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है जो मैंने आपको पीछे समझाया कि कोई सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। मतलब ये पिघल के पहले लिक्विड नहीं बन रहा है, जब भी हम इसे गर्मी दे रहे हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है। अब यही सबसे ज़्यादा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि नेचर में बहुत कम सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन दर्शाते हैं। नहीं तो होता क्या है कि जब भी हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो पहले वो पिघलने लगता है, उसके बाद वो गैस में चेंज होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो सॉलिड से अगर आप उनको हीट दोगे तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ कम होती है उस पर सब ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्योंकि ऐसे सब्सटेंस कम हैं जो सब्लिमेशन को शो करते हैं, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि कुछ एग्जाम्पल आपको पता हो जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो मैंने अब लिखा है सम सब्सटेंसेज दैट शो सब्लिमेशन आर कैम्फोर, जिसे हम कपूर बोलते हैं, आयोडीन, नेप्थलीन एक्सेट्रा, ठीक है। कपूर आप सबके घर में होगी ऑलमोस्ट। कपूर कभी आप जला के देखना, वो पिघलेगी नहीं, वो डायरेक्ट जल के गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। चाहे आप जला लेना, ठीक है, जला के देखोगे तो बिल्कुल नहीं पिघलती है वो,
बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, डायरेक्ट वो सॉलिड कपूर किस में चेंज होगी, गैसियस स्टेट में। ठीक है, कपूर बोलो या कैम्फर बोलो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आती है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले मेल्टिंग पॉइंट समझ लो, फिर हम आगे बात करेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पिघलना। ठीक है, तो यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड पिघलने लगे, वो सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड पिघलने लगे, लेकिन जो प्रेशर है वो याद रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, उस मिनिमम टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज नॉन मेल्टिंग पॉइंट, इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड पिघलना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। देखो अलग अलग सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, है ना। जैसे जो बर्फ़ है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलने लग जाती है। फॉर आइस मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपके पास लोहे की रोड है, तो लोहे की रोड को तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो पिघलेगा। तो मतलब अलग अलग चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या दिखा रहा है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना तगड़ा है। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, तब जाके वो पिघलेगा। और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा, उसको थोड़ी सी हीट दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तो पिघल जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली स्ट्रेंथ शो करता है कि जिस भी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट की आप बात कर रहे हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना तगड़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब याद रखना जब भी फेज चेंज होता है, ठीक है, जैसे मान लो बर्फ़ पिघल रही है या पानी उबलने के बाद भाप में बदल रहा है, तो जो फेज चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ टेम्परेचर नहीं बदलता है। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जो भी एक्टिविटी दी गई है, पहले यहाँ पे देखो हेडिंग लिखी है, मैं एक बार पढ़ दूँ। यहाँ पे लिखा है व्हेन द आइस मेल्ट्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम वाई, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एक समान रहता है। क्यों एक समान रहने का क्या मतलब है, समझो पहले। यहाँ पे समझो एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में आपने बर्फ़ ले ली। ठीक है, बीकर में आपने क्या लिया है, बर्फ़ ली है, और नीचे आग लगा दी है बर्नर में। ठीक है, यहाँ पे आग लगा दी। अब जाहिर सी बात है, जब आपने नीचे आग लगा दी, हीट इसमें जा रही है, तो क्या होगा, तो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक थर्मोमीटर भी लगा दिया है ताकि आप टेम्परेचर को नाप सको कि भाई कि कब कितना टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लास स्टीरर भी है ताकि इसको आप घुमाते रहो, मिलाते रहो। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे गर्मी इसको मिल रही है, हीट इसको मिल रही है, तो बर्फ़ पिघल रही है, तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर भी राइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हीट जा रही है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब ये देखा जाता है कि इस हॉल सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बढ़ता नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलना चालू होती है, तो टेम्परेचर राइज नहीं किया। कब तक राइज नहीं किया, जब तक ये पूरी बर्फ़ पिघल नहीं गई। तो ये शुरुआत में क्या लगता है कि थोड़ी अजीब बात हो गई कि भाई हमने इसको हीट दी और ये पिघलने भी लगी, लेकिन पिघलने के बाद जो वाटर बन रहा है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और बर्फ़ का भी 0 डिग्री सेल्सियस ही था। तो जो हमने गर्मी दी बर्फ़ को, जिसकी वजह से पिघल के वाटर बन रही है, तो उसका वाटर का टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों। अब समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है जबकि इसको हीट मिल रही है। अब ऐसा होता क्यों है, ज़रा इसको समझ लो। देखो होता क्या है, ड्यूरिंग मेल्टिंग यानी पिघलने के दौरान टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम टिल ऑल आइस मेल्ट्स, मतलब जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो सेम रहता है जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती, बिकॉज क्योंकि गिवन हीट फर्स्ट यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस। मतलब जो हम हीट ये दे रहे हैं ना, इसका सबसे पहले यूज टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं होता है। कहाँ होता है, जो आइस के बीच में, आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब वो टूटेगा तभी तो बर्फ़ पिघलेगी, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो जो यहाँ पे हीट इसको पहले मिली,
वो हीट टेम्परेचर को राइज करने में ना जाके कहाँ पे खर्च हो जा रही है, जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में। समझ में आ गया। और क्योंकि ये हीट हमें डायरेक्ट फिर नज़र नहीं आ रही, हमने देखा टेम्परेचर तो सेम ही है, इसीलिए ये हीट समझ लो छुपी हुई हीट है, इसीलिए इसको बोला जाता है दिस हिडन हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन समझ में आ गया। फ्यूजन का भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हीट है, वो जो लेटेंट हीट है, वो किसके कारण नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, फ्यूज़ हो रही है ना। तो यहाँ पे पिघलने वाली प्रक्रिया है, सॉलिड क्योंकि लिक्विड में बदल रहा है, इसलिए इसका नाम है फ्यूजन। यही चीज़ अभी आगे होगी, तो वहाँ पे जब लिक्विड भाप में बदलेगा तो वेपराइजेशन बोलेंगे, वहाँ भी वो लेटेंट हीट होगी, लेकिन वहाँ पे क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। वाटर के केस में, बर्फ़ के केस में कौन से टेम्परेचर पे होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब देखो, अब एक बार अच्छे से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन देख लो। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या, कि कोई भी सॉलिड होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसे जितनी हीट चाहिए, ठीक है ना, पूरा का पूरा पिघलने के लिए, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। क्योंकि जब तक उसे वो पूरी हीट नहीं मिल जाती पिघलने वाली, जिसमें वो पिघल जाए पूरा, तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो सारी हीट कहाँ खर्च हो जाएगी, उसको फेज़ को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में खर्च हो जाएगी। समझ में आ गया। चलो, अब इसके बाद आप याद रखना, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखी है, सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब दोनों देखो सेम टेम्परेचर पे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ भी है, और जो पिघल के पानी बन रहा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने लेटेंट हीट भी अपने अंदर ही रखी हुई है। भाई, बर्फ़ ने लेटेंट हीट एब्जॉर्व करी, उसके बाद वो वाटर में बदली ना। तो वाटर के पास जो एनर्जी है वो जितनी बर्फ़ के पास थी वो तो है ही है, लेकिन जो लेटेंट हीट वाली एनर्जी एब्जॉर्व हुई वो भी है। तो वाटर के पास आइस से ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। इसको ऐसे समझ भी सकते हो, बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर किसके बराबर है, एनर्जी ऑफ आइस जो थी वो तो है ही है, प्लस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्व करी गई वो भी है। तो वाटर के पास आइस से ज़्यादा एनर्जी है। कितनी ज़्यादा, जितनी लेटेंट हीट उसने एब्जॉर्व की है। आगे ना बात समझ में, इस फिर से समझा देता हूँ। देखो यार, आइस था, आइस ने लेटेंट हीट एब्जॉर्व करी अपने अंदर, है ना, लेटेंट हीट, उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हुआ ना। तो टेम्परेचर भले ही ना राइज हुआ हो, लेकिन हीट तो उसने एब्जॉर्व करी है, तो यानी वहाँ पे जो पिघलने के बाद पानी बन रहा है उस पर एनर्जी तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, वाई इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तो जो आइस होती है ना, इसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होगा आप समझ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ इसको लिखना कैसे है। ऐसा क्यों होगा, देखो, आइस हैज़ मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिकॉज इवन दो बोथ आइस एंड वाटर आर एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब आइस के पास मोर कूलिंग है, भले ही जो बर्फ़ है आइस और जो पानी है यानी कि वाटर, दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे भले ही हैं, बट आइस के पास ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट इसलिए है बिकॉज द वाटर कंटेन्स एक्स्ट्रा लेटेंट हीट। भाई, वाटर के पास तो एक्स्ट्रा हीट आ गई है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई है। सो आइस हैज़ लो एनर्जी, तो आइस के पास तो एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू वाटर। सो आइस कैन एब्जॉर्ब मोर हीट एंड प्रोड्यूस मोर कूलिंग इफेक्ट। भाई, मोर कूलिंग, ज़्यादा ठंडा कौन लगेगा, जो ज़्यादा हीट ले ले। जैसे आपके हाथ पे कोई चीज़ रखूँ मैं और आपके हाथ से वो एनर्जी सोख लेगा, तभी तो आपको लगेगा कि आपका हाथ और ठंडा हो गया, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। तो वाटर जो है उसके पास तो पहले से ही लेटेंट हीट है, अब वो क्यों लेगा एनर्जी उतनी जितनी बर्फ़ ले सकती है। बर्फ़ को तो अभी लेटेंट हीट एब्जॉर्व करके वाटर बनना है, ठीक है। तो क्योंकि बर्फ़ की एनर्जी कम है इसीलिए वो और एनर्जी आसानी से सोख सकता है, इसीलिए वो और ज़्यादा कूल कर सकता है एज कम्पेयर टू वाटर।
समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से फिर से समझ लेना इसको, ठीक है। चलिए अगला जो अपना टॉपिक है ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइल माने क्या होता है, उबलना। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड उबलना शुरू कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी मिनिमम टेम्परेचर, याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, दी मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, दी मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो सबसे कम टेम्परेचर, यहाँ मिनिमम नहीं लिखा था तो समझ लो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड उबलने लगे या उबलना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट इज़ ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर, ठीक है, किसी बर्तन में पानी है और ये उबलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि पानी की कोई एक आधी परत उबलना शुरू होगी, पूरे पानी में ही खलबली मच जाएगी, है ना, उसके हर एक मॉलिक्यूल में खलबली मच जाएगी, इसको बोल रहे हैं बल्क फिनोमिना, ठीक। फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन में बदलोगे तो 373 कैल्विन आएगा। अभी जब हम टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप सेल्सियस में ही याद रखो, ठीक, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर के केस में, प्योर वाटर की बात हो रही है, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चलो अब फिर से यही चीज़ होती है, जैसे जब बर्फ़ पिघल के वाटर बन रही थी तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, वैसे ही जब पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म होने के बाद भाप बनने लग जाता है, तब वहाँ पे, ठीक है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर फिर से सेम ही रहता है, राइज नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं हेडिंग अगर पढ़ दूँ, यहाँ पे लिखा है व्हेन द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, स्टीम मतलब पानी की भाप, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम, वाई। तो इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा फिर से, बिकॉज द हीट सप्लाइड टू वाटर यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डू नॉट राइज, यहाँ डज नॉट राइज आएगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट इंक्रीज एंड वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, ठीक है। मतलब क्या, जैसे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है बर्फ़ के पार्टिकल्स का, तो वैसे यहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं वो किस में इस्तेमाल हो जा रही है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके उनको स्टीम में बदलने में इस्तेमाल हो जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में वो जा ही नहीं पा रही पहले, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू लेटेंट हीट। लेकिन कौन सी वाली लेटेंट हीट, क्योंकि देखो यहाँ पर वाटर है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो गैसियस स्टेट में वाटर का चेंज होना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो यहाँ पर जब ये पानी उबलने लगेगा, मतलब उसके बाद ये स्टीम में चेंज हो रहा है, मतलब क्या, उतना अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज कर सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको उतनी हीट को बोला था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसका, ठीक है। चलो अब देखो इस पे एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसे बोला गया विच हैज़ मोर बर्निंग इफेक्ट, वाटर और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे ही अचीव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पानी है और वो किसी के हाथ पे गिर जाए, तब उसको ज़्यादा जलन होगी, या फिर उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप उसके हाथ में लग जाए तब उसको ज़्यादा जलन होगी। तो आपको याद रखना है जो भाप है, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो प्रोड्यूस करेगी मोर सीवियर बर्न्स, मतलब वहाँ उसको जलन ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसने जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो बन गया स्टीम, तो स्टीम के पास तो ज़्यादा एनर्जी हुई ना, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। तो अगर इसके पास ज़्यादा, मतलब स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा जलाएगी, ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, पहले तो आपको लिखना है स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स
दिस इज बिकॉज इवन दो बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम आर एट सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, द स्टीम कंटेन्स एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर मापने की ये यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो इनके बीच में रिलेशन होता है केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हालांकि 273.15 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक। करना क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कन्वर्ट करने को, ठीक है ना, टेम्परेचर को, तो अगर यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो केल्विन में बदलना होगा, तो ये फॉर्मूला उतारना, और अगर ये सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस की जगह इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख देना, जो कैलकुलेट करने पे आएगा वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा K इक्वल टू C प्लस 273। अब पार्ट ए की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी C वाली वैल्यू दे रखी है, तो C के नीचे आपको क्या लिख देना है 25। इन दोनों को आप जोड़ लेना, कितना आ जाएगा 298, तो आप बोल सकते हो सो टेम्परेचर इज 298 क्या चीज़ किसके बराबर है, K के, यानी 298 केल्विन, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसका दूसरा हिस्सा करूँ, फिर से यहाँ पे C में दिया गया, नहीं सेल्सियस में दिया गया टेम्परेचर, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यही फॉर्मूला लिखूँगा K इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। सेल्सियस की जगह मैं क्या लिख दूँगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है बस आपको, ठीक है ना, 373, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 646 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज 646 केल्विन, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, भले ही चाहे वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना है या केल्विन से सेल्सियस में। अगर केल्विन में दिया रहेगा तो K की जगह वैल्यू लिख देना। जैसे अगले पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है ना। फॉर्मूला हम वही याद रखेंगे, कौन सा वाला, K इक्वल टू C प्लस 273, लेकिन इस बार केल्विन में दिया गया है, तो जहाँ पर K है ना फॉर्मूले में, उसके नीचे आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना। अगर ये C होता तो यहाँ पे C के नीचे लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे 300 K की जगह आ जाएगा, C की जगह C, 273 अपनी जगह, ये 273 माइनस में चला जाएगा, इसमें माइनस करोगे 27 आएगा, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज 27 डिग्री क्या चीज़ सेल्सियस के बराबर, यानी 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पार्ट भी खुद कर लेना, यार समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो भी मैंने चीज़ें समझाई, ठीक है, ये समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।